हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे अब युग्मक जनन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े थे, जो कि आपका एक था कि मदा जनन तंत्र क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि पुरुष के अंदर अर्थात कि मेल के अंदर जनन तंत्र क्या होता है। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद बारी आती है किसके बारे में। अब ऐसे स्ट्रक्चर जानने की बात आती है कि किस रूप में इन दोनों से युग्मक बनते हैं। इनकी क्रिया तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी। आपके हमने बताया था आपको कि मेल के अंदर किस तरह से शुक्राणु तैयार होता है और फीमेल के अंदर अंडाणु कैसे बनते हैं। अब इन्हीं को इनसे अंडाणु निकलने की क्रिया और मेल से शुक्राणु निकलने की क्रिया जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक युग्मक जनन क्रिया कहते हैं। ठीक है। अर्थात युग्मक जनन की क्रिया भी दो तरह की होगी। एक क्या होगा आपका, एक में नर युग्मक बनेगा और दूसरे में कौन सा बनेगा, मदा युग्मक बनेगा। यानी कि गैमेट्स बनेंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग। एक तो आपका मेल वाला गैमेट होगा और एक क्या होगा, एक फीमेल गैमेट्स होंगे। दोनों में गैमेट आपका क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल होगा। अब क्या होगा कि नर युग्मक जो होगा आपका स्पर्म होगा और फीमेल के अंदर क्या होगा आपका, एग्स होंगे। क्लियर है। इन दोनों की अवस्था जो होगी वह अगुणित अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी, अगुणित अवस्था होगी। और अगुणित अवस्था होने का मतलब है कि इनके पास एन और एन आपके फॉर्म में रहेंगे, कुल सूत्रों की संख्या। अर्थात क्या होंगे, यह अगुणित के रूप में रहेगा। अब क्या होगा कि यह अगुणित अवस्था ही जब दोनों आपस में मिलेंगे तो युग्मकों का संलयन होगा और संलयन होने के बाद क्या बनाएगा, संलयन होने के बाद आपका क्या तैयार कर लेगा, क्या तैयार करेगा, यह युग्मनज तैयार करेगा। यह जो स्पर्म और एग निकलने का जो टाइमिंग है आपका, एग जो बनना शुरू हो जाता है। मैं आपका क्या कहते हैं, रिसेंट डाटा दे रहा हूँ। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग ये फीमेल के अंदर 9 से 11 वर्ष की उम्र में ये क्या हो जाते हैं कि ये आपके एग से निकलने शुरू हो जाते हैं। और स्पर्म के अंदर की बात की जाए तो ये लगभग 11 से 13 वर्ष में निकलना प्रारंभ होता है। क्लियर है। तो ये इनकी आयु है जिस आयु में क्या बनना शुरू होता है, अर्थात एग्स निकलना शुरू होता है और स्पर्म निकलना शुरू होता है। यानी सीधे शब्दों में क्या है कि यानी कि कोई भी मदा है या कोई भी लड़की है तो वह लड़की जो है आपका 9 से 11 वर्ष में वह माँ बनने योग्य हो जाती है। और एक लड़के की बात की जाए तो लड़के के अंदर जो शुक्राणु रिलीज होता है वह टाइमिंग क्या होता है आपका, 11 से 13 वर्ष। इस अवस्था में इनके अंदर शुक्राणु रिलीज होते हैं और शुक्राणु रिलीज होने के बाद आपका क्या होते हैं, ये भी पिता बनने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से कहा जाए तो ओवरऑल क्या हो गया, ये युग्मक जनन हमारे हो जाते हैं। क्लियर है। अब इन दोनों युग्मक जनन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस रूप में आपका युग्मक जनन की क्रिया होती है। पहले शुक्राणुओं के बारे में जानेंगे, अर्थात कि शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन की क्रिया। हमने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया था कि इसमें रोल जो होता है आपका, मेन रोल किसका होता है, आपका वृषण का होता है। जहां पे आपका क्या होता है, शुक्राणु तैयार भी होते हैं और तैयार होने के साथ साथ उनका पोषण भी आपको प्राप्त होने का कार्य जो होता है वही पर होता है। ये तो हमने पहले भी जान लिया था इसके बारे में। लेकिन बात ये आती है कि शुक्राणु जनन के अंदर ये क्रिया होती कैसे है। तो शुक्राणु जनन के अंदर जो कोशिकाएं होती है वह दो तरह की कोशिकाएं इनके अंदर तैयार होती है। और दो तरह की कोशिकाओं में आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका क्या, शुक्राणु जनन की कोशिका यानी शुक्र कोशिका जो है आपका, एक शुक्र कोशिका को हम लोग ए के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरी शुक्र कोशिका जो होती है, जो दूसरी शुक्र कोशिका होती है वह क्या कहलाती है, बी कहलाती है। यानी शुक्र कोशिका टोटल कितनी मिलेंगी हमें, दो प्रकार की शुक्र कोशिकाएं मिलेंगी। और एक शुक्राणु कोशिका, एक शुक्र कोशिका को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, बी। यह शुक्र कोशिका जो बी है यही आगे चल के शुक्राणु का रूप धारण करेगा। किसके रूप में बनेगा, ये शुक्राणु बनेगा। और ये शुक्राणु जो ए वाली कोशिका है यह इस शुक्राणु को क्या करेगी,
पोषण देने का काम करेगा। किसका काम करेगा? शुक्राणु का पोषण देने का काम करेगा। आप सीधे शब्दों में कहे कि इनसे निकलने वाला जो शुक्राणु होगा एक छोटे कीड़े के समान होगा, ठीक है। और वह शुक्राणु जो होगा उनके भी आपके 4 पार्ट होंगे, ठीक है, क्लियर है। इनके भी लगभग कितने पार्ट होंगे? आपको 4 पार्ट होंगे। तो 4 पार्ट में क्या होगा कि पहला पार्ट जो होगा इनका सिर वाला पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या होगा? सिर होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा? इसका ग्रीवा होगा, ठीक है, ये इनका मध्य भाग होगा। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है जो इसका पूंछ होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये टोटल कितने भागों में बटे होंगे? 4 भागों में बटे होंगे। सबसे ऊपरी भाग सिर होगा, उसके बाद ग्रीवा होगा, उसके बाद मध्य भाग होगा और लास्ट में क्या होगा? पूंछ होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इनके अंदर सभी का अलग अलग काम हो। जो सिर है इसमें मैंने एक डॉट दिया है, तो समझिए कि सिर जो होगा, सिर से क्या बनेगा? सिर के अंदर आपका केंद्रक मिलेगा। सिर के अंदर क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। जो इसका गर्दन वाला हिस्सा है, जो ग्रीवा है, उस ग्रीवा वाले भाग में क्या मिलेगा हमें? तो इस ग्रीवा वाले भाग में मिलेगा सेंट्रियोल। कौन कोशिका मिलेगी? सॉरी, कौन भाग मिलेगा आपका कोशिका का? सेंट्रियोल। और जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग में हमें क्या प्राप्त होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे लास्ट वाला जो सबसे नीचे जो आपका पूंछ वाला हिस्सा है, तो पूंछ वाला हिस्सा क्या होगा हमारा? यह पूंछ वाला जो हिस्सा होगा हमारा होगा, वह क्या करेगा? इस पूरे भाग को गति देने का काम करेगा, अर्थात कि आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान करने का काम किसका होगा? पूंछ का होगा। तो ये हमारे ओवरऑल क्या बन जाएंगे? स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म, अर्थात कि शुक्राणु बनेंगे। क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है कि शुक्र कोशिका जो आपका ये बनेगा, तो शुक्राणुजन कोशिका जो आपका होगा, यह शुक्राणुजन यहाँ पे पहले 2n के फॉर्म में रहेगा। इसके फॉर्म में रहेगा 2n के फॉर्म में, ठीक है, 2n के फॉर्म में रहेगा। और इनके अंदर जब समसूत्री विभाजन होगा तो कंफर्म है कि ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। तो आपको याद है कि मैंने बताया था आपको कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंस है। समसूत्री विभाजन जनरली आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़े होंगे, 9th में और 11th में। मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज जितना भी होता है सब आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आपको देखना है तो क्लास 11th का टॉपिक ये देख सकते हैं, जो वीडियो में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसे। तो ये समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक जो कोशिका होगी वह अगर द्विगुणित अवस्था में है तो 1 से 2 नई कोशिका बनेगी और दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों आपके द्विगुणित ही रहेंगे। यह कंडीशन समसूत्री में होता है। वहीं पे दूसरे तरफ देखिएगा तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि 1 से जो बनेगा आपका जो अगुणित दुगुणित रहेगा, उनसे बनेंगे कुल कितने? 4 बनेंगे नई कोशिकाएं। 4 नई कोशिकाएं बनेंगी और चारों क्या होंगी? अगुणित होंगी। चारों क्या होंगी? अगुणित होंगी, यानी गुण सूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? आधी होगी। यह कंडीशन किसमें होगा? अर्धसूत्री विभाजन में। तो पहले शुक्र जनन की क्या होता है आपका? समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहले विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शुक्र कोशिका जो आपका बी है, यह क्या करता है कि यह करता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन करता है? यह करता है अर्धसूत्री विभाजन। और ये शुक्रजन कोशिका के आपके 4 नए क्या बन जाते हैं? कोशिकाएं बनते हैं और चारों के चारों क्या हो जाते हैं? अगुणित अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और ये कुछ जो शुक्र कोशिकाएं है, जो परिपक्व होकर इस शुक्र कोशिकाओं के चारों कोशिकाओं को पोषण देने में या अन्य कार्यों में इनकी क्या करते हैं? मदद करने का काम करते हैं, ठीक है। और जो यही आपकी दो आपका जो अगुणित अवस्था में जो समसूत्री विभाजन करता है, तो दो जो यह शुक्र कोशिकाएं बनती है, तो यह जो आपका अवस्था बनेगा वही गुण सूत्र का एक अलग पार्ट लेके चली जाती है। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि किसी भी
आपका मानव के शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, ध्यान से समझिएगा। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिनमें से 22 जोड़ा जो होता है वह काइक क्रोमोसोम होता है, यानी कि काइक गुणसूत्र होता है। और इनके अंदर जो एक जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, मतलब कि 2 जो क्रोमोसोम होते हैं, वह क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं क्या? वो होते हैं जनन कोशिका। क्या होते हैं? जनन कोशिका का गुणसूत्र। क्लियर है? अब क्या है कि इनके अंदर जो ये जनन कोशिका का गुणसूत्र होगा, इनके अंदर क्या होंगे? 2 कैटेगरीज बनेंगे। इनके अंदर 2 कैटेगरीज बनेंगे, एक बनेगा एक्स और दूसरा बनेगा वाई। अर्थात क्या, सीधे शब्दों में इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं कि इनके अंदर गुणसूत्र मिलेंगे 44 प्लस एक्स वाई। मेल के अंदर क्या गुणसूत्र बनेगा? 44 प्लस एक्स वाई। मतलब क्या? 44 आपके काइक, मतलब पूरे शरीर का निर्माण करने वाला कोशिका है, और जो एक्स वाई है यह क्या हो गया? जनन कोशिका। तो क्लियर है आपको कि इनके अंदर शुक्राणु का जो बनेगा, उसके बाद इनके अंदर गुणसूत्र का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। तो 44 ये और 2 ये, एक्स वाई को एक नहीं मानिएगा, अलग अलग मानिएगा, एक्स अलग वाई अलग। तो इन दोनों को मिला के 44 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे? 46। 46 का मतलब कितना पेयर? 23 पेयर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि इनके कौन कौन से आपके भाग होंगे और कहां से बनेगा, तो शुक्राणु कोशिका बी से यह तैयार होगा। क्लियर है? अब क्या होता है कि यह जब तैयार हो भी जाएगा तो इनके अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है? 3 प्रकार का। इनमें होता है आपका ICSH, एक होता है LH और एक होता है आपका FSH। 3 हार्मोन होते हैं और ये 3 हार्मोन क्या करते हैं? इन पूरी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो उत्तेजना होती है, ठीक है, मुख्य रूप से जो उत्तेजना होती है, जिनके वजह से क्या होती है? आपका निषेचन की क्रिया में आपका भागीदारी होती है, जिनके कारण आपका शुक्राणु आपके सिक्रेशन के लिए बाहर निकलने में जो आपकी मेन भूमिका निभाता है उत्तेजना का, यह उत्तेजना किस हार्मोन की वजह से होता है? ICSH की वजह से होता है। और यह सर्टोली कोशिका के द्वारा निकलता है। कहां से निकलता है? लीडिंग सेल के माध्यम से ये ICSH निकलता है। और जो आपका LH और FSH बनता है, ये जनरली इसमें से LH होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है आपका। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें कभी कभी LH और FSH की मात्रा जो होती है ज्यादा निकलने लगती है। ठीक है, और ज्यादा निकलने की वजह से जब ज्यादा निकलेगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसका नाम है GnRH। क्या नाम है? GnRH। और ये जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है। हमारे बॉडी के कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो याद रखेंगे पूरे आपका यह आपका युग्मक जनन की क्रिया में और ये आगे बढ़ने तक, अर्थात शुक्राणु को ले जाने तक 4 प्रकार के कुल हार्मोन्स कार्य करते हैं। और इन 4 हार्मोन्स में कौन कौन? ICSH मुख्य भूमिका निभाता है, जिनके कारण क्या होती है? उत्तेजना होती है। उसके बाद आपका LH और FSH हार्मोन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन का भी स्राव होता है। जो प्रोटीन है आपका ABP प्रोटीन। ठीक है, यानी बाइंडिंग प्रोटीन है ABP प्रोटीन। तो इन प्रोटीन का भी मुख्य भूमिका होता है, जिनके वजह से यह सेल आपका, सॉरी, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो हार्मोन है इनके सिक्रेशन जो होते हैं थोड़ा सा तेज होते हैं। तो ABP प्रोटीन भी इनके अंदर निकलते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जिन्हें आपको क्या रखना है? याद रखना है, ताकि ये पूरी क्रिया में ये आपके ये 5 जो होंगे मुख्य भूमिका निभाएंगे। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? आशा है कि आपको युग्मक जनन आपका स्पर्म का क्लियर हो गया होगा कि स्पर्मोजेनेसिस अर्थात कि स्पर्म कैसे निकलेंगे। ठीक है, ये इसमें ज्यादा मैं डीप नहीं गया हूँ शुक्राणु चरण वाले में, क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं हमने वृषण वाले में क्षेत्र में बता दिया कि किस तरह से बनेगा, कहाँ से आपका शुक्राणु निकलेगा, कैसे हार्मोन प्रोजेस्टेरोन आपका इसमें अपना लीड रोल करेगा, कैसे सर्टोली कोशिका हेल्प करेगी इसको। ये सारी बातें हमने वृषण में आपको बता दी है। इस वजह से हम क्या किए हैं, इसमें ज्यादा डीप नहीं गए हैं। मेन पॉइंट वो बताया जो आपके लिए डायरेक्ट आपको शुक्राणु को रिलीज करने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक?
अगर ये क्लियर है तो हमारा क्या हो जाएगा, नड युग्मक इस तरह से हमारा क्या होता है, क्लियर होता है, खत्म होता है। क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो अब हम लोग जानेंगे कि मदा आपका युग्मक का रिलीजेशन कैसे होता है। मदा युग्मक को हम कहते हैं कि आपका अंडोत्सर्ग यानी कि अंड जनन की क्रिया, जिस तरह से इसको कहते हैं शुक्र जनन, तो उसे क्या कहते हैं, अंड जनन की क्रिया कहते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि अंड जनन में क्रियाएं कैसे होती है। देखिए अंड जनन की क्रिया की अगर बात करें तो अंड जनन की क्रिया जो होती है ज्यादा इनके अंदर इसमें मैटर नहीं होता, मेन जो होता है आपका शुक्र जनन में ज्यादा आपका प्रॉब्लम होती है। जनरली अंड जनन में इनकी ज्यादा समस्या नहीं होती है। ये अंडा सॉरी यह अंडाशय से आपका क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु को रिलीज हो जाता है। अंडाशय से अंडाणु क्या होते हैं आपका रिलीज होते हैं, निकलते हैं। और अंडाणु जो निकलते हैं आपका यही 28 दिनों तक ये क्रिया चलती है, फिर उसके बाद रिपीटेशन हो जाता है। तो यही क्रिया इनके अंदर मेन याद रखना है कि कहाँ से रिलीज होते हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं। तो अंडाशय से यह अंडाणु क्या होंगे, रिलीज होंगे या निकलेंगे। ठीक है, अंडाणु के इसके अंदर भी 3 स्टेजेज होगा। पहला अंडोत्सर्गी क्रिया होगी, फिर आपका क्या होगा, मध्य का कंडीशन होगा जब परिपक्व अवस्था में आएगा, और आखिरी कंडीशन होगा जब निषेचन के लिए तैयार होगा। ठीक है, और ये तैयार कहाँ पे होगा, अंडाशय में तैयार होगा, और अंडाशय से तैयार होके कहाँ पहुंचेगा, डिंब वाहिनी में पहुंचेगा। ठीक है, डिंब वाहिनी में पहुंचेगा। डिंब वाहिनी में पहुंचने के पीछे रीजन भी है। जब ये अंडाशय से जब गेट के बाहर लेके जाते हैं ना, तो आपका डिंब वाहिनी में एक झालर की तरह निकला हुआ रहता है, जिसे सिलिया कहते हैं। अब वो झालर क्या करता है कि तुरंत इसको पकड़ता है, अंडाणु को पकड़ के ले आता है कहाँ पे, अपने पास में डिंब वाहिनी में। तो समझ सकते हैं कि मेन बात है अंडाशय में निकलना, उसके बाद डिंब वाहिनी में जाना, और वहां पे जाके से क्या करना, वेट करना। यही आपका मेन आपका इसके अंदर युग्मक जनन की क्रिया में होता है। क्लियर है? इनके अंदर भी सेम घटना होती है कि पहले कंडीशन में जब निकलेगा तो वह किस रूप में रहेगा, 2n के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको, यह पहले किस फॉर्म में रहेगा, 2n के फॉर्म में रहेगा। लेकिन इनके अंदर भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वह सभी क्या हो जाएंगे, अगुणित अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे, अगुणित अवस्था में आ जाएंगे। कौन, आपके मदाई। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, ये समझ में आता है, तो इसके बाद की घटना आप लोग को बता चुके हैं हम आपके मासिक चरित्र अर्थात केएमसी के बारे में पिछले क्लास में आपको क्लियर कर दिए थे। आप उस वीडियो को ना देखे हो तो देख सकते हैं। अब सीधा जब दोनों का युग्मक बन गया है तब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, निषेचन करा सकते हैं, क्योंकि हमें नड युग्मक भी प्राप्त है और दूसरे तरफ मदा युग्मक भी प्राप्त है। दोनों हमारे पास प्राप्त है, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। उस कंडीशन में अब क्या करेंगे हम लोग, निषेचन की क्रिया पर ध्यान देंगे कि निषेचन की क्रिया इनके अंदर होती कैसे है। तो देखिए इनमें देखेंगे हम लोग निषेचन। निषेचन की क्रिया देखेंगे जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन हमने देख लिया कि हमारा शुक्राणु बन के तैयार है और इधर अंडाणु बन के तैयार है। अब निषेचन की क्रिया कब होगी, जब क्या होगा कि इस डिंब वाहिनी में, इस डिंब वाहिनी के अंदर एक आपका स्पेसिफिक जगह होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं जिसे, एम्पुला। एम्पुला एक स्पेसिफिक जगह है, उस एम्पुला के पास जाने के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपकी डिंब वाहिनी, ये इनके आपका झालर वाला पार्ट है। ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ नॉर्मल आपका साइड स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमारा अंडाणु यहाँ पे वेट कर रहा है, अंडाणु वेट कर रहा है यहाँ पे। याद रखिएगा कि अंडाणु एक मंथ में 28 दिन में जो परिपक्व अंडाणु है सिर्फ एक ही निकलता है। एक मंथ में जो परिपक्व अंडाणु होंगे सिर्फ एक ही निकलेगा। ठीक है, तो यह अंडाणु आपका एक यहाँ पे निकल के वेट कर रहा होता है, और बाहर से आने वाले आपके कौन है, बाहर से आने वाला है आपका शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है कि शुक्राणु पहले कहाँ पहुंचता है, योनि के पास। योनि के पास आपको बताया था कि योनि से कनेक्टेड हिस्सा होता है गर्भाशय का।
किधर बनाए फोटो, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, देखिए। ठीक है, ये आपका योनि क्षेत्र है, और ये हमारा क्या कौन सा क्षेत्र है, गर्भाशय वाला क्षेत्र है। ये योनि वाला क्षेत्र और ये गर्भाशय वाला क्षेत्र। अब योनि से क्या होगा, ये प्रवेश करेगा अंदर। योनि से जब अंदर प्रवेश करेगा शुक्राणु, तो कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय के अंदर आ गया। अब क्या होता है कि ये शुक्राणु के अंदर खासियत होती है कि अकेले नहीं जाता, ये लड़ाई करने के लिए क्या जाता है, ग्रुप में जाता है एकदम, मतलब ग्रुप करके मीटिंग करके पूरी एकदम टीम बना के जाता है। सीधे शब्दों में कहे कि पूरी टीम के साथ लेकर लड़ाई करने पे जाता है, एकदम जंग छेड़ने के निषेचन की क्रिया में। यह पूरी लड़ाई के लिए आपका जंग करने के लिए योनि से गर्भाशय में पहुंचता है। अब गर्भाशय में पहुंचने के बाद गर्भाशय से कनेक्टेड क्या होता है हमारा, ये वाला हिस्सा होता है, जो एम्पूला वाला हिस्सा है। किसका, एम्पूला किसका हिस्सा है, तो एम्पूला हमारा डिंब वाहिनी का हिस्सा है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है सीधा क्वेश्चन कि बताइए कि निषेचन की क्रिया होती क्या है। अब जनरली बच्चे जानते हैं कि आपका क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, अर्थात डिंब वाहिनी में होता है, जिसे इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में डिंब वाहिनी ना दिया हो, एम्पूला दिया हो, तब क्या कीजिएगा, तो उस स्पेसिफिक जगह को इसलिए कहा जाता है कि जनरली क्या है, इनके बीच में जो छोटी छोटी बातें आती है ना, उन्हें जानना, उन्हें संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एम्पूला वाले क्षेत्र में निषेचन होता है। अब यहाँ पे हमारा योनि के पास क्या पहुंचा है, शुक्राणु पहुंचा है, यह शुक्राणु यहाँ पे पहुंचा है, शुक्र। ठीक है, शुक्राणु अब क्या हो गया कि अंदर प्रवेश करके गर्भाशय में पहुंचा, गर्भाशय से निकल के आपका कहाँ पहुंच रहा है, अब ये पहुंच रहा है डिंब वाहिनी में, डिंब वाहिनी में प्रवेश करके यहां तक पहुंचा। ठीक है, अब क्या होता है कि अंडाशय के अंदर जब ये सॉरी डिंब वाहिनी के अंदर चला गया, तब इसे अंडाणु से मिलना है। किससे मिलना है जी, अंडाणु से मिलना है। अंडाणु क्या होते हैं कि अंडाणु भी पूरा अपना तैयारी में रहता है कि 2-4 कवर से जोड़कर अपने आप को क्या कह रहता है, बिल्कुल कवर्ड किए रखता है कि भाई हमारे से मिलना अलाउ नहीं है, हमसे आप नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे हम। ये बेचारे अंडाणु इतनी दूरी पर, और इधर बेचारा आके वेट कर रहा है कौन, शुक्राणु। अंडाणु के ऊपर 2-3 दीवारें होती हैं, जिन दीवारों को अब तोड़ना है। तो ये क्या करता है कि शुक्राणु भी पूरे ग्रुप के साथ जाता है, एक बार में हजारों की संख्या में जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर निषेचन क्रिया के लिए आपका लगभग क्या होता है, बॉडी के अंदर योनि में जब जाएगा तो शुक्राणु अकेला थोड़े ना जाता है, 3 से 4 ml इसके अंदर वीर्य जाते हैं, 3 से 4 ml वीर्य जाते हैं, और 3 से 4 ml में लगभग 6% यहाँ पर क्या रहते हैं, शुक्राणु रहते हैं। और उस 6% में समझिए, ध्यान से समझिएगा कि 3 से 4 ml वीर्य जाएगा, और 3 से 4 ml वीर्य के अंदर 6% आपका शुक्राणु, और इस 6% में जो शुक्राणु होंगे, इनकी जो संख्या होगी लगभग 80 से 90 मिलियन होगी। कितनी होगी, 80 से 90 मिलियन होगी। एक बार में अटैक बोलने के लिए गया शुक्राणु, तो 80 से 90 मिलियन की संख्या में गया हुआ है। ठीक है, अब 80 से 90 मिलियन जाने के लिए तो चल गया, वही वाला हाल है अभिमन्यु वाला, जाने के लिए तो उनके पीछे लड़ाई में सभी चलेगा कि चलो भाई तुमसे नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम है पीछे से, जाने के लिए लड़ाई में तो सभी चला गया, लेकिन लास्ट में लड़ाई तो अभिमन्यु को अकेले करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शुक्राणु भी पूरी एकदम टीम बना के जा रहा है, पीछे वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ये गर्भाशय क्रॉस करता है ना, बेचारे पीछे वाले 80-90 मिलियन जो होते हैं वो तो बाहर ही हवा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। अंदर तो सिर्फ प्रवेश करता है सिर्फ एक सिंगल आपका जो अभिमन्यु है, सिंगल अभिमन्यु का मतलब क्या, सिंगल जो शुक्राणु है सिर्फ यही अंदर प्रवेश करता है, बाकी तो बाहर ही रह जाता है। अब क्या होता है कि ध्यान से रख देखिएगा कि जब अभिमन्यु प्रवेश किया है तो कंफर्म है कि अपना औजार लेके जाएगा, वो अपना हथियार लेके जाएगा, लड़ना है भाई।
तो उस कंडीशन में अभिमन्यु जानता है कि उसका पीछे वाला सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन उसका अपना हथियार रहेगा तो लड़ सकता है। तो ये अपने पास 3 तरह का हथियार लेके जाता है, ठीक है, ये अपने पास 3 तरह के हथियार लेके जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है, चक्रव्यूह में एंट्री करना है। अब चक्रव्यूह में एंट्री करने से पहले क्या करता है, पूरी तैयारी से 3 अपने यंत्र को यानी कि 3 अपने हथियार को अपने साथ लेके जाता है। तीनों हथियार अलग अलग रूप में इसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब 3 कौन कौन से हथियार है इनके पास, तो पहला हथियार इनके पास होता है कि आपका कोरोना, कोरोना रेडिएट होता है इनके पास, ध्यान रखिएगा, कोरोना रेडिएट। एक आपका, एक उनके पास क्या होता है, एक होता है जोना, जोना लाइजीन, ठीक है। और एक और इनके पास पाया जाता है और उनका नाम क्या है आपका, एक और इनके पास इनका फ्रेंड होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। ये क्या करते हैं, 3 इनके पास हथियार अवेलेबल है, ठीक है, जो कोरोना, जोना और हाइलुरोनिडेज। अब हाइलुरोनिडेज क्या करता है, इन सभी का अलग अलग रोल है कि भाई अलग अलग हथियार है। मान लीजिए कि सामने वाला बंदूक से लड़ रहा है तो बंदूक से लड़ेंगे, तीर से लड़ेगा तो तीर से लड़ेंगे। उसी में सब जो तीनों है अपने आप में एक्सपर्ट है कि भाई हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सभी का अपना अपना एक्सपर्टाइजेशन है, ठीक है। ये क्या कहता है, हाइलुरोनिडेजन कहता है कि भाई जो एसिडिक पार्ट होगा, जो बाहर सबसे हार्ड पार्ट होगा, उस एसिडिक पार्ट को हम क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। भाई यहाँ पे जो आपका अंडाणु का सबसे बाहरी जो एसिड वाला जो टॉप लेयर है, हम उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कहा कि चलो भाई तुम एक काम कर दो, अब 2 बच गए, कोरोना और जोना। कह रहे कोई बात नहीं, हम सेकेंड या थर्ड लेयर को तोड़ने में कामयाब रहेंगे, है ना। तो एक कोरोना और जोना सेकेंड और थर्ड लेयर को तोड़ेगा ये। तो अब क्या होगा कि कंफर्म है कि जब लेयर इनके टूटते जाएंगे तो बेचारा अभिमन्यु तब आगे बढ़ता जाएगा ना। अब इनके बीच में रुकावटें हैं वो तो खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद क्या होगा कि सिर्फ आपका अंडाणु का केंद्रक बचा इधर, इधर अभिमन्यु भी अपने केंद्रक फॉर्म में बचा हुआ है, ठीक है। और दोनों के दोनों अगुणित अवस्था में है, ठीक है। दोनों के जब अगुणित अवस्था में है तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक और अपने ऊपर कवच रखता है, ठीक है। यह लाइजिन यानी कि प्रोटीन लाइजिन का कवर ओढ़े रखता है ये अभिमन्यु। अभिमन्यु का मतलब शुक्राणु, यहाँ पर अभिमन्यु का मतलब महाभारत में मत चले जाइएगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे अभिमन्यु का मतलब शुक्राणु, और ये अपने ऊपर प्रोटीन लाइजिन का कवर रखे हुआ है, ठीक है। क्या करने के लिए कि निषेचन की क्रिया होगी, अगर कोई समस्या होगी तो यह कवच हमें क्या करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। क्योंकि पहुंचा तो वहां पे अकेले है, गया तो भीड़ में था, 80 से 90 मिलियन, पीछे सेना सारी छूट गई और बेचारे अकेले अंदर प्रवेश कर गया। अब क्या होता है कि इस कंडीशन में यह प्रोटीन इसको मदद करता है, और प्रोटीन मदद करने के बाद क्या करता है कि इस अंडाणु जो आपका शुक्राणु है, शुक्राणु के जो आपका हेड होता है अर्थात कि सिर होता है, इन सिर को प्रोटीन मिलने की वजह से यह थोड़ा सा बड़ा होता है और यह प्रोकेंद्रक बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोकेंद्रक। उसी प्रकार से अंडाणु का भी आपका क्या तैयार होता है, प्रोकेंद्रक तैयार होता है। क्या होता है, प्रोकेंद्रक तैयार होता है। अब दोनों का प्रोकेंद्रक तैयार हो गया। अब प्रोकेंद्रक तैयार होने के बाद जब ये दोनों तैयार हो जाते हैं उसके बाद आपका एक और पार्ट होता है इनके अंदर ध्रुवीय पिंड भी होते हैं। मैंने आपको जिस समय बताया था आपको कि आपका इनके जनन तंत्र के बारे में, तो उसमें बताया था इनके अंदर ध्रुवीय पिंड भी होते हैं। तो ये ध्रुवीय पिंड भी होते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर जो प्रोकेंद्रक है इन दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, संगलित होते हैं। तो कंफर्म है जब अंडाणु शुक्राणु के साथ जब संगलित होगा तो उस कंडीशन का समय क्या कहलाएगा, वही कंडीशन जब होगा, या जब अंडाणु और अभिमन्यु जब मिलेंगे तो यह जो कंडीशन होगा यही कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, यही कंडीशन हमारा कहलाएगा क्या, निषेचन की क्रिया। क्या कहलाएगा, ये कंडीशन होगा निषेचन। बात समझ रहे हैं। ये लड़ाई करने के लिए पहुंचा और जब लड़ाई, ठीक है, तो निषेचन की क्रिया इसमें होगी और निषेचन के बाद आपका क्या होगा, निषेचन के बाद एक नया कोशिका बनेगा जिसमें क्या होंगे, एक अंडाणु होगा, ठीक है, एक अंडाणु होगा
और एक जो पार्ट होगा वो किसका होगा, शुक्राणु का पार्ट होगा, यानी दोनों का केंद्रक होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जो ये नया बनेगा इसको हम दो नामों से जान सकते हैं। एक तो अंडाणु निषेचित हो गया शुक्राणु से, तो हम इसे कह सकते हैं निषेचित अंडाणु। क्या कह सकते हैं इसे, निषेचित अंडाणु। तो पहला नाम हो गया इनका। दूसरा नाम हम इसे क्या कह सकते हैं, इस निषेचित अंडाणु का एक और नाम है, इसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, युग्मनज के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम हो गया हमारा निषेचित अंडाणु का, जहां पे अंडाणु और शुक्राणु मिल गया। अब कंडीशन आती है कि जो यह युग्मनज बनेगा, यह युग्मनज क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। यह जो बच्चा इस युग्मनज से बनेगा वह लड़का होगा या लड़की होगा। यह कंप्लीटली डिपेंड किस पे करेगा, यह डिपेंड करेगा मेल पे। ठीक है, इसकी एक क्लास लेंगे, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक्स वाई गैमेट होता है और अंडाणु के पास जो आपका गुणसूत्र का होता है, आपका जो पेयर होता है एक्स एक्स होता है। अब इन दोनों के साथ जब इसका एक्स इसके एक्स के साथ मैच करेगा तो एक्स एक्स कंडीशन बनाएगा, तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का होने वाला है। जब इसका एक्स इसके y के साथ मिलेगा तो एक्स वाई का कंडीशन पैदा होगा, तो एक्स वाई का कंडीशन प्राप्त होगा, तो यहाँ पे यह लड़का का रूप लेगा। एक्स एक्स बनेगा तो लड़की, और जब एक्स वाई का कंडीशन बनेगा तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। अर्थात कि निषेचन की क्रिया इस फॉर्म में आपकी पूरी तरह तैयार होती है। क्लियर हो गया आप लोग को। आप लोगों ने देखा कि लड़ाई करने के लिए जाने वाले लोग, आपको पीछे से चढ़ाने वाले लोग बहुत होते हैं। कभी भी किसी भी रण किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरे के कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो तब भी किसी काम के लिए आगे बढ़िए। ये हमें यह जो क्रिया निषेचन की क्रिया है ये क्लियर करता है। ठीक है, इसमें 80 से 90 मिलियन का है और निषेचन सिर्फ एक का हुआ। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में बनते हैं कि आपका निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, डिंब वाहिनी के एम्पुला में। क्वेश्चन ये आती है कि पूरे आपका एक मंथ में कितने अंडाणु रिलीज होंगे, तो परिपक्व अवस्था में सिर्फ एक अंडाणु रिलीज होंगे। उसके बाद होता है कि इनके शरीर के अंदर निषेचन के लिए कितने ml वीर्य जाएंगे, तो आपका 3 से 4 ml वीर्य जाएंगे। इनके पास इन 3 से 4 ml में कितना % शुक्राणु होगा, तो लगभग 6%। ठीक है, और 6% में लगभग शुक्राणु की संख्या कितनी होगी, 80 से 90 मिलियन। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। इनकी आयु यानी कि युग्मक कब बनेंगे, स्पर्म कब बनेगा, एक कब बनेगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खुद से तैयार करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। हालांकि मैं आपके लिए एक नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।